टिकट के लिए बार बार प्रेरित किए लालू प्रसाद यादव जी। जातिवाद फैलाव बन रहा है। मुख्यमंत्री का रेस नाम चल रहा है, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। प्रकाश चंद्रा किस में मुख्यमंत्री की काबिलियत देखते हैं अधिक? इन नेताओं की कोई न जाति होती न पार्टी होती। बाद में जब टिकट नहीं मिला तो बड़ा खुश हुआ मैं। कौन सी जाति आपको लगती है ओबरा में खास करके ये कोर वोटर है, ये हिलेगा ही? ऋषि जी को भी ये भरोसा नहीं था कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। अगर मैं नहीं होता तो शायद राष्ट्रीय जनता दल यहाँ चुनाव नहीं जीतती। बड़े बड़े दबंग और उस समय के तत्कालीन बाहुबली ये सारे लोग हमारे खिलाफ लगे होते चुनाव को हराने के लिए। तो मैं ऑन कैमरा ये बात बोलता हूँ। लालू जी जबरन मुझे बोले कि तुम बायोडाटा दो। अमीषा पटेल आरोप लगाती हैं कि आप उनकी हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं, उनको जबरन रोक रहे थे। यहाँ के लोग क्रांतिकारी जातीय राजनीति करते हैं, जाति आधारित राजनीति करते हैं। उनको पता है कि अगर ये जातीयता का लौ बुझा तो हम समाप्त होंगे। औरंगाबाद में कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि गैर क्षत्रिय बने। कौन सी गलती आपको लगा चुनाव के बाद कि ये गलती नहीं होता तो शायद विधायक होता? और उस दिन भी अगर मैं नहीं होता तो अक्षरा सिंह निकल नहीं पाती, घायल होकर निकलती। प्रकाश चंद्रा चुनौती बन गए थे क्या बड़े बड़े नेताओं के लिए? राजद से ऑफर आया अभी आपको? वैश्य समाज जो अभी भी राजनीतिक रूप से काफी पीछे है और प्रकाश चंद्रा एक जाति विशेष भूमिहार समाज के विरोधी हैं। मेरे बारे में ये परसेप्शन बनाया जाता था कि ये राजद में होकर भी यादों को ही कमजोर करता है। आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ दावे के साथ कि 90% भूमिहारों का वोट उनको मिलेगा। कितने बॉडीगार्ड की जरूरत प्रकाश चंद्रा को? खतरा रहा आपको? किसी ने धमकी उमकी दी आपको? क्या आपको लग रहा है गलत फैसला था? सभी लोग जिस तरीके से पवन सिंह के सपोर्ट में चले गए थे, उपेंद्र कुशवाहा की जगह अगर पवन सिंह को मिलता तो एनडीए जीत सकती थी। पवन सिंह का एक फोटो वायरल हुआ था आपके साथ में, आपके पास आए थे वो मदद मांगने? आप राजनीति में इसलिए नहीं है कि आप छुआछूत के शिकार हो। पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिल जाए, उनकी पार्टी जिस प्रकार पलटेंगे कि नहीं प्रकाश? जिसके पास जिस तरह से मृत्यु अटल है वैसे ही उतना ही अटल है मेरा यहाँ से चुनाव लड़ना। राजद ऑफर दे देगी तो चले जाएंगे? यहाँ से जब नॉक होगा तब काम करेंगे और वही काम करेंगे जो हमारे दिल को अच्छा लगेगा। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मेरे नेता हमसे नाराज हो गए क्योंकि उनको दाऊदनगर से औरंगाबाद पहुंचने में 9 घंटा लगा। NH 139 चौड़ीकरण सरकार में है आप, और इसको लेकर के तमाम आपके क्षेत्र के लोग ज़्यादातर इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। सरकार ने, आपके केंद्रीय मंत्री ने घोषणा तक कर दिया पैसे की, अब नहीं बन रहा है। अगर प्रकाश चंद्रा विधायक बना तो इसकी लड़ाई जीवन और मरण के संघर्ष की तरह होगा। शराबबंदी को खत्म कर देंगे, मानते हैं शराबबंदी खत्म होना चाहिए बिहार में? बोलिए यादव मतलब कितना यादव है? 1000 चूंकि इतना बार ठगी जा चुकी है ओबरा की जनता, इस बार परिवर्तन दिखेगा, जातीयता से ऊपर होकर चुनाव। दहलीज, जहां खुलेंगे कई राज, दिल की जज्बात। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज की खास कार्यक्रम दहलीज, सच की दस्तक। और आज जो हमारे मेहमान इस पूरे पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पद से तो वो जाने ही जाते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से भी जाने जाते हैं। उनके पास धन तो था और परिवार का निर्देश भी था कि धन को ही बढ़ाना है, लेकिन समाज सेवा की एक ऐसी सोच, कमाते तो सभी हैं लेकिन उनका सोच कि नहीं, हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। और उसी सोच ने युवाओं को इनसे जोड़ा और युवा देखते देखते ऐसे जुड़े कि कब हैंड्स ऑफ प्रकाश बन गया पता ही नहीं चला। हजारों लाखों की संख्या में युवा इनके साथ जुड़े और सिर्फ जुड़े ही नहीं, समाज के लिए लगातार इनके एक निर्देश पर खड़े रहते हैं। लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और समाज सेवी संगठन रेड क्रॉस के सचिव हमारे साथ में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश मैंने की, गूगल से, तमाम लोगों से। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि प्रकाश चंद्रा कौन है? प्रकाश चंद्रा एक सवाल। आपके पास ऑप्शन था व्यवसाय बढ़ाने का, लेकिन राजनीति में आप आए। पहले तो अपने बारे में जरूर बताएं कि कैसा ये सफर शुरुआत हुआ। मेरे बारे में जानने के लिए आपको गूगल भी सर्च नहीं करना था। आपको जाना था गाँव में, आपको जाना था उन पगडंडियों पे जहाँ कोई नहीं जाता, उन खेत खलिहानों में जहाँ तक लोग नहीं पहुँचते, खासकर नेता नहीं पहुँचते। और वहाँ जाकर के आप अगर किसी बच्चे से भी पूछते कि कौन है प्रकाश चंद्रा, तो आपको बताता कि मैं भी हूँ हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा। बिल्कुल, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं खुद को राजनीति से ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे ज्यादा देखता हूँ। क्योंकि जब आप राजनीति करते हैं तो आपका उद्देश्य समाज का बदलाव तो होता ही है, साथ साथ आप अपने भी जीत के लिए हमेशा कार्य करते हैं, अपने जीत के लिए, अपने जुनून के लिए। और मेरा जुनून समाज सेवा है। मैं लोगों के साथ इसलिए नहीं जुड़ता कि वो हमारे वोटर हैं। मैं लोगों को जातीय आईने में नहीं देखता, उन्हें पार्टी के दलगत आईने में नहीं देखता। मेरे लिए लोग सिर्फ इंसान के तौर पे हैं और अगर मैं उनके काम आ सकता
तो मैं उनके काम आता हूँ। मैं कड़ियों को जोड़ना चाहता हूँ, समाज के उस कड़ियों को जो बिखरा हुआ है। मैं अगड़े पिछड़ों के बीच जो खाई है उसको पाटना चाहता हूँ। हिंदू मुसलमान के जो बीच खाई है वो पाटना चाहता हूँ। और जो हम पढ़ते हैं गीता में, जो पढ़ते हैं कुरान में, जो हम पढ़ते हैं बाइबिल में, उसका तो सार यही है इंसानियत। तो मैं लोगों के को इंसानियत के बारे में समझाना चाहता हूँ, खुद इंसान बन करके उनको परिचय कराना चाहता हूँ कि इंसानियत कैसी होनी चाहिए। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, बहुत सारे लोग तो कंफ्यूजन में, तो डॉक्टर का जो टैग लगा, आपने पीएचडी किया, पढ़ाई को लेकर थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि आपका शुरू से रहा, आपके परिवार बिजनेस में रहे, राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में आना नहीं हुआ, ये कोई मैं न सोची समझी बात थी, न प्रायोजित था। क्योंकि मैं समाज सेवा लगातार करता रहा और उस समय मैं जुड़ा रहता था लालू जी की, उनकी पार्टी से। उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहा है। तो जिस कारण से उनका आना जाना यहाँ होने लगा, तो मेरा धीरे 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 राजनीतिक लोगों के साथ बैठना उठना और ये दायरा बढ़ने लगा। जो सामाजिक दायरा था वो धीरे धीरे राजनीति के लोगों को सहयोग करते करते मैं कब राजनीतिक बन गया मुझे पता नहीं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुझे कमिट किया गया कि आप चुनाव लड़ेंगे। कुछ गलतियां हुई होंगी हमसे, किसी कारणवश जब टिकट नहीं मिला तो जो हमारे लोग थे उद्वेलित थे, उनको था कि भैया आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे मन में एक संशय था कि मैं कभी भी मैं राजनीति के लिए सोचा नहीं हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ा पता नहीं लोग क्या करेंगे। लेकिन एक विश्वास था कि आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी ऐसे लोग हैं। मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि जातिवाद है समाज में, लेकिन उससे ऊपर भी इसी पर सवाल है, जातिवाद फैला कौन रहा है, एनडीए या महागठबंधन? नहीं, राजनीतिक दल चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, क्योंकि राजनेताओं को पता है वो जिस प्रकार से काम करते हैं, अगर ये जातीयता की लौ कम पड़ गई तो बहुत सारे राजनेता गायब हो जाएंगे। और इसीलिए क्योंकि विकास की बात लोग करते तो जरूर हैं, लेकिन अंततः वो जाति पे ही आ जाते हैं। और मैंने उससे दूर हट करके एक नया प्रयोग किया है इस ओबरा की भूमि पे, इस औरंगाबाद की धरती पे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये प्रयोग सफल भी होगा। मैंने जातीयता से ऊपर उठ करके मानवता की सेवा के लिए काम किया है, और इसका परिणाम रहा कि जब मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनाव लड़ा, लोगों में गजब का उत्तेजना था। कुछ घटनाएं अगर उस समय नहीं घटी होती जो अप्रत्याशित थी, तो शायद मैं ओबरा का विधायक होता। और आज भी हारने के बाद भी जो गौरव मुझे प्राप्त है इस भूमि में, पूरे औरंगाबाद जिला में, वो शायद अन्य के लिए बहुत मुश्किल है। जो सम्मान मुझे मिलता है 2020 चुनाव में तो आएंगे हम, थोड़ा सा पहले का किस्सा समझते हैं। एमवाई समीकरण की पार्टी कही जाती है राजद, अब वैसे समाज से आते हैं। सभी ने कहा होगा कि कहाँ भरोसा कर रहे हो राजनीति में टिकट को लेकर। उस समय आपको लगा था कि इस तरीके के आपके साथ होगा, टिकट नहीं मिलेगा? कारण नहीं, मैं टिकट के लिए कभी आकांक्षी ही नहीं था। और मुझे टिकट के लिए बार बार प्रेरित किए लालू प्रसाद यादव जी। उन्होंने मुझे 2015 में भी बोला कि चुनाव तुमको लड़ना है। उन्होंने कहा था मुझसे जबरन बायोडाटा भी मांगा गया था। बाद में जब टिकट का मेरा विरोध किया गया, और जो विरोध जिन शक्तियों ने उस समय मेरा विरोध किया, किसी किसी को भेज करके, मुझे समझने में देर हुई। साजिश राजद के नेताओं ने किया उस समय आपके खिलाफ? देखिए, नेताओं की कोई न जाति होती न पार्टी होती। तो नेता होते हैं बड़े दिलचस्प के इंसान होते हैं, अपने योग्यता से ज्यादा अवसर का लाभ उठाते हैं, उनको हम नेता मानते हैं। तो उस समय मैं एक नेत्री थी यहाँ जिनके पीछे भी मैं खड़ा मजबूती से रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ लोगों को भेज करके लालू जी को यह समझाने का काम किया कि इसको देना अच्छा नहीं रहेगा, इसको देने से हमारे ही लोग कमजोर हो जाएंगे। इस तरह की बात उनके मन में डाली गई। बाद में जब टिकट नहीं मिला तो बड़ा खुश हुआ मैं। मुझे लगा कि चलो मैं जिस काम के लिए बना हूँ उसी काम को करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, मुझे इसमें नहीं जाना। फिर बाद के दिनों में लालू यादव जी हमको लगातार 4 साल तक बोले तुमको लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, ऐसे करके प्रेरित करते रहे। 15 के बाद क्या बता रहे हैं आपके साथ? हाँ, और 2020 तक इवन ऋषि जी को भी ये भरोसा नहीं था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान जी से मिलने गए थे, और मैंने उनको मिलवाया था चंदन जी, जो क्योंकि उस समय चिराग जी से मेरा परिचय नहीं था, तो मैंने उनके थ्रू उनकी मीटिंग अरेंज कराई थी। ऋषि यादव के लिए आप कहते हैं जी, टिकट मिले? टिकट उनको मिले, इसलिए मैंने उनकी मीटिंग अरेंज कराई थी। और वो जा करके मिले थे दिनारा सीट के लिए चिराग जी से। उन्होंने काफी तारीफ की थी चिराग जी की, यह बात लालू जी के भी संज्ञान में है। मैंने उनको कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनाया था। अच्छा। और ये दुर्भाग्य था कि राजद के ही कुछ लोग, क्योंकि जब कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति मजबूत होने लगता है तो मजबूत लोग डर जाते हैं। तो राजद के ही एक बड़े नेता हैं जो लालू जी के करीबी भी हैं,
उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि आपको लालू जी को ये बोलना है, ये बोलना है, और यही बात हमारे लालू जी को बुरी लगी, जिसके कारण मेरा टिकट स्लिप कर गया। फिर कुछ स्थानीय लोगों ने भी साजिश किया, गलत फहमी के चलते हाँ, वो। और उसके बाद मैं यहाँ से ऋषि जी आ गए राजद से, जो लोजपा का टिकट लेने गए थे। और देखिए, इसी को भाग्य बोलते हैं, जो लोग भाग्य पे विश्वास नहीं करते। वो व्यक्ति जो राजद से लड़ने वाला था वो यहाँ लोजपा से लड़ा, और जिनको लोजपा से दिनारा लड़ना था वो ओबरा से राजद के उम्मीदवार हुए और चुनाव में विजयी भी हुए। अगर मैं नहीं होता तो शायद राष्ट्रीय जनता दल यहाँ चुनाव नहीं जीतती, क्योंकि 41,000 वोट मैंने लिया था, और ये साधारण नहीं था। और वो भी माले, आप इस जगह को समझिए, बिल्कुल, ओबरा विधानसभा से या तो राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीता है, या फिर निर्दलीय कोई यादव समाज के ही व्यक्ति जीते। 2 बार माले यहाँ चुनाव तब जीता जब दोनों बार बाकी सभी जातियां एकजुट होकर के माले को वोट दी। इस बार माले भी एक साथ था और राजद भी एक साथ था, और एनडीए का पूरा कुनबा बिखरा हुआ था। जदयू और भाजपा दोनों मिलकर के मात्र 25,000 वोट यहाँ ला पाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, उनके कैंडिडेट ने भी 19,900 वोट लाया। सोम प्रकाश जी जो निर्दलीय थे, वो भी एनडीए का ही वोट काट रहे थे, उन्होंने भी 6,700 के आसपास वोट काटा। एनडीए से 2 बार चुनाव लड़ चुके प्रमोद चंद्रवंशी जी, वो भी निर्दलीय चुनाव यहाँ लड़ रहे थे, उन्होंने भी 6,000 वोट काटा। यानी कि एनडीए पूरा बिखरा हुआ था, और वैसी विपरीत परिस्थिति में मैंने 41,000 वोट लाया और मैं द्वितीय स्थान पर रहा। तो ये मेरे लिए उपलब्धि थी। इस हार को मैं हार नहीं मानता, क्योंकि उस समय जीत का उतना चर्चा नहीं हुआ जितना मेरे हार का चर्चा हुआ। ये सच है कि आपके बारे में चर्चा आती है कि लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं कहा आपको कि खुद को पहले साबित करो कि वोट बैंक है तुम्हारे साथ। लालू जी को जब मैंने रांची में कहा कि सर आप टिकट नहीं दिए तो मैं जा रहा हूँ लड़ने चुनाव, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जाओ 2-4 हजार वोट काटोगे। तो मैंने कहा था सर 30,000 से कम वोट आएगा तो चेहरा नहीं दिखाएगा। आपने कहा ये बात, और फिर मुझे 41,000 वोट आया। और लालू जी आज भी मुझे प्यार करते हैं। मेरी पूरी राजनीतिक प्रतिबद्धता, मेरी दलीय निष्ठा, आदरणीय चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी, जो हमारी भी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है। लेकिन व्यक्तिगत संबंध, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान भी हूँ, तो मैं कभी भी किसी के साथ, मैं अवसरवादी नहीं हूँ। अगर मैं अवसरवादी होता तो मैं उनके बारे में बुराई करता, लेकिन मैं बुराई नहीं करता। बुराई इसलिए नहीं करता कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने 22 साल काम किया है, यह सही है कि आज मेरा पूरी निष्ठा लोजपा में है, इस पे कोई संदेह नहीं कर सकता, और किसी को संदेह करने का कभी वजह मैं दूंगा भी नहीं। क्योंकि मैं अपने चरित्र को लेकर के, मैं जानता हूं कि मैं जिस समाज से आता हूं, वैश्य समाज, लोग उस पर पूरा विश्वास शायद करते हैं या नहीं करते, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि चूंकि मैं इस क्षेत्र में वैश्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो उस समाज का सर कभी झुकने न दूंगा। इस संकल्प के साथ मैं कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। तो मैं अपने पार्टी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। कभी भी मैं चिराग जी के साथ धोखा नहीं करने जा रहा। लेकिन आपको फिर भी मैं बता दूं कि उनके साथ मेरा, लालू जी के साथ संबंध अच्छे संबंध है, लालू जी अच्छा रहा है और रहेगा, क्योंकि मैं अवसरवादी नहीं हूँ। अगर मैं दूसरों की तरफ मैं बात करूं, तो राष्ट्रीय जनता दल ने जिन लोगों को कई बार लोकसभा में भेजा, भारत सरकार में मंत्री बनाया, वो लालू जी को पानी पी करके गालियां देते थे जब उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिलता था। और लेकिन मैंने कभी भी, आपने देखा होगा, आलोचना उनकी नहीं की है। चिराग पासवान से फिर किसी ने कहा 2020 में जब टिकट आपको नहीं मिला, नहीं, जब चिराग जी से नहीं, जब टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला था। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि चिराग जी अकेले चुनाव लड़ना है, और चूंकि चिराग जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, आप एक व्यक्ति के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज बिहार ही नहीं, मुझे तो लगता है हिंदुस्तान में उतना आकर्षक व्यक्तित्व शायद मोदी जी के बाद चिराग जी के पास है। और इतना आकर्षक व्यक्तित्व है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि हाँ, इनका भविष्य भी है, उनमें दम में है, मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए। और चिराग जी ने बहुत आसानी से मेरी प्रखरता को देखते हुए या क्षेत्र में मेरे काम को देखते हुए मुझ पर भरोसा जताया। मैंने भी भरोसा पे खरा उतरने की कोशिश की। और आज आप देख लीजिए कि चिराग जी को की जब पार्टी टूटी तो सब लोग उनको छोड़ के चले गए। मैं उनको छोड़ के नहीं गया, हारने के बाद भी। जबकि मुझे कई पार्टियों से प्रलोभन मिला कि आप इस पार्टी को ज्वाइन करें, इस पार्टी को ज्वाइन करें,
लेकिन मैंने कभी कभी भी किधर भी आरजेडी से ऑफर आया फिर आप? आरजेडी से भी ऑफर आया, मैं कहीं भी मुड़ करके नहीं देखा। चिराग जी के साथ मजबूती से रहा, जबकि चिराग जी के साथ आसपास रहने वाले लोग बराबर ये बात उनको बताते थे कि ये लालू जी के बड़ा करीब रहे हैं, कभी भी चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं राज पाठक जी कि अगर मैं विधायक भी बन गया होता, चिराग जी के पास अगर सिंगल सीट होता, अगर कोई व्यक्ति उनको छोड़ के नहीं जाता तो उसका नाम प्रकाश चंद्रा होता, क्योंकि मेरे जहन में यह बात हमेशा होती कि मैं कमजोर वर्ग से आता हूँ। अगर मैंने खुद के चरित्र को भी कमजोर कर लिया तो मेरे सारे वर्ग के लोग कोसे जाएंगे और हमेशा हमारे लोग कमजोर रह जाएंगे। मैं उस समाज को मजबूती देना चाहता हूँ जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस समाज ने मुझे पहचान दी है, तो मैं उनके साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। प्रकाश चंद्रा जी, एक सवाल लगातार लोग आरोप लगाते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पैसों की पार्टी है, पैसे लेकर के उम्मीदवार खड़े करते हैं। आपने दिया था पैसा टिकट के लिए? मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। और मैं आपको बता दूं कि कमजोर लोगों पे उंगली उठाई जाती है। क्योंकि चिराग जी दलित हैं, चिराग जी अगर दलित नहीं होते और उनकी वो सीधे साधे इंसान नहीं होते तो कोई उनकी पार्टी और परिवार को नहीं तोड़ता। जिन लोगों को उन्होंने खड़ा किया, उनकी पार्टी ने बड़ा किया, उनको छोड़ करके चले गए, वो हमेशा ठगे गए। लेकिन तब है कि वो रामविलास पासवान जी के पुत्र थे, संघर्ष उनको विरासत में मिला था और खून में जोश था वही रामविलास पासवान जी वाला। वो बराबर पब्लिक भी चिल्लाती है शेर का बेटा है, और उस शेर की तरह दहाड़ते हुए निकल गए बिहार की सड़कों पर। जनता ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने लोकसभा चुनाव में 5 सीट जिता दिया। 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारे नेता फिर से खड़े हो गए। बाद में नागालैंड में हम लोगों ने सीटें जीती, मणिपुर में जीती, झारखंड में सीटें जीती। तो इस तरह से सफलता उनका कदम चूमता रहा। आपकी एक्टिविटी राजद से भी जुड़े रहे हैं आप, उनके तरफ भी आपका है। सवाल है, किसी पर लोग पूछेंगे, सवाल ये कि मुख्यमंत्री का रेस नाम चल रहा है, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। प्रकाश चंद्रा किस में मुख्यमंत्री की काबिलियत देखते हैं अधिक? चिराग पासवान जी को। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। आप उनकी विलक्षणता, भाषा पर उनका नियंत्रण, कभी भी उनको घबराते न देखना और धैर्यपूर्वक काम करना, आलोचना नहीं करना और सिर्फ अपने काम में लगे रहना, खुद की पार्टी के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, बिहार के लिए काम करना, बिहार के लिए सोचना, यह उनको लोगों से अलग बनाता है। 2020 चुनाव लड़े आप, पहली बार चुनाव लड़े, इससे पहले आप पंचायत समिति रहे, उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसा अनुभव रहा उसमें? पंचायत समिति का चुनाव जब मैं लड़ा था तो जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा तो लोगों ने मुझे बताया कि 5 बूथ को लोग मैनेज कर लिए आपस में मिल करके 2 दबंगों के द्वारा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, जबकि उस समय भी प्रशासन में पकड़ था। तो मुझे जानकारी नहीं थी कुछ भी। और जब पंचायत समिति का नॉमिनेशन करने के बाद मैं मात्र 3 दिन चुनाव प्रचार किया, अंतिम 3 दिन। और मुझे लग रहा था कि 1 चुनाव होगा। बाद में मुझे पता चला कि 14 वोट से मैं हार गया। अच्छा, हार गए आप? तो हारा क्यों? तो हारा इसलिए कि 5 बूथ को मैनेज करके छाप दिए थे। मैं चुनाव आयोग किया, दोबारा चुनाव हुआ, और जब दोबारा चुनाव हुआ तो मैं 333 वोट से विजयी हुआ। और दूसरी बार भी मैं मात्र 3 दिन प्रचार किया, और वो भी प्रचार का मेरा टाइमिंग उस समय होता था, एक बार सुबह 2 घंटा, एक बार शाम 2 घंटा। लेकिन मैं जब चाहता था तो मैं देखता था कि चाहे गांव की महिलाएं हों, बच्चे हों, मुझे बड़ा गौर से देखते थे। और जब मेरा रिजल्ट हुआ मध्यावधि चुनाव का, तो एक ही जाति के 14 उम्मीदवार थे, 14 में 13 बैठ गया और 1 को छोड़ा गया हमसे लड़ने के लिए। बड़े बड़े दबंग और उस समय के तत्कालीन बाहुबली, ये सारे लोग हमारे खिलाफ लगे हुए थे चुनाव को हराने के लिए, और पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया था। मैं चुनाव जीता। काउंटिंग ऐसा पहली बार हुआ था, जिला मुख्यालय में कराया गया। और जब मैं लौट रहा था तो मुझे लगा कि मैं लोकसभा का चुनाव जीत करके लौट रहा हूँ। यहाँ वहाँ गाड़ियों का काफिला, सड़क पर लोग दौड़ रहे हैं। उस समय का एक वीडियो भी होगा हमारे पास, लोग खेत में काम कर रहा था और गाड़ी में आते देखा तो महिला औरत लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं और रोड पे आए हैं लोग मिलने के लिए। और बड़ा जबरदस्त जुलूस हुआ था। मतलब उसी के बाद आया कि नहीं आप थोड़ा राजनीति वाला? नहीं, ऐसा नहीं। उस समय भी क्या था ना कि दबंग लोगों ने गलतियां की थी, दबंगों के खिलाफ आपको बोलने की आदत है कि भाई आवाज तो उठाएंगे। उस समय भी मैं जिद में लड़ गया था। और पंचायत समिति बनने के बाद 12 लोग हस्ताक्षर करके मेरे पास आए थे प्रमुख बनने के लिए। लेकिन जब मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहा था तो मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ, उस समय के तत्कालीन प्रमुख केदार यादव जी थे, वो काफी उदास थे और हताश थे हमको देख करके कि आदमी जब जीत जाएगा तो हम प्रमुख पद से हट जाएंगे।
उनको मैंने कहा था कि प्रमुख साहब अब जाइए, आपको मैं वचन देता हूँ, प्रमुख आप ही रहे। मतलब चुनाव से पहले ही आपने बोल दिया? चुनाव के पहले ही। तो बोले प्रकाश बाबू ऐसा होता है, और आज वो किसी भी पार्टी में रहे, अभी वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा में है, लेकिन वो हमारे हैं। आप कभी उनसे व्यक्तिगत इंटरव्यू लेके देखिएगा, वो आज भी बोलते हैं कि आप वचन के पक्के हैं। और 12 लोग आए हस्ताक्षर करके, 12 लोगों का ही जरूरत था, 11 का जरूरत था, 12वां शायद मेरा होना चाहिए था। 12 लोग हस्ताक्षर करके आए कि आपको प्रमुख बनना है। एक मेरे मित्र थे संजय पटेल, वो उनको जिद पे अड़ गए, और संजय सोम जी जो उस समय निवर्तमान प्रमुख थे, वो भी यादव ही है, तो वो लोग जिद पे अड़ गए कि आपको प्रमुख बनना है, आपका एसेशन बोर्ड पे नाम आना चाहिए। मैं हमेशा उनको यही बोला कि मैंने वचन दिया है कि मैं आपकी कुर्सी की तरफ नहीं देखूंगा, तो मैं नहीं देखा, और प्रमुख उनको ही रहने दिया। ईमानदारी से काम हुआ। इसके अलावा उस समय एमएलसी थे मुन्ना सिंह जी, उनसे 32 लाख रुपए की योजना ला करके मैंने अपने पंचायत समिति क्षेत्र में करा दिया था। उस समय लोगों का काम हुआ, लोगों का भरोसा रहता था। बाद में फिर राजनीति की इच्छा नहीं थी। आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा मुझे बार बार प्रोवोक किया गया। मैं टिकट मांगने के लिए गया था, राधेश्याम यादव जी हैं मुखिया तेंदुआ पंचायत के, पूर्व जिला पार्षद। लालू जी जबरन मुझे बोले कि तुम बायोडाटा दो। सर बायोडाटा क्या दें, हमारा तो सब आप जानते हैं। फिर मेरा बायोडाटा बना करके राधेश्याम यादव ही लेकर के आया, और मैंने उनको जमा कर दिया। तो उस समय टिकट मेरा बिल्कुल फाइनल था। फिर लोगों को भेज करके साजिश किया गया। देखिए होता क्या है कि जो भी लोग जातीय राजनीति करते हैं, जाति आधारित राजनीति करते हैं, उनको पता है कि अगर ये जातीयता का लौ बुझा तो हम समाप्त हो जाएंगे। औरंगाबाद में कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि गैर क्षत्रिय बने, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जो परंपरा है हमारे बीच में ही बना रहे। नवी नगर में जो परंपरा है हमारे बीच में रहा पड़े, वैसे ही ओबरा में भी लोग चाहते हैं कि परंपरागत रूप से ये सीट हमारी बनी रहे। किसी कमजोर व्यक्ति को ये लोग आगे नहीं आने देना चाहते हैं। इसी पर सवाल एक ले कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, चैलेंजिंग कौन सी जाति आपको लगती है ओबरा में, खासकर कि ये कोर वोटर है, ये हिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी सोच है कि सभी जाति से ऊपर जाना है? कौन सी जाति विशेष? जब मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो कोर वोटर थे, उनमें से कम 3,500 से 4,000 वोट मैं लिया था। तब तो 41,000 वोट मुझे आया था। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर थे, उनका वोट भी मैं लिया। जदयू के कोर वोटर थे अति पिछड़ा, उनका भी वोट मैं लिया। ओबरा एक ऐसा जगह है, मैंने बोला है, ये प्रयोग की धरती, और दुर्भाग्य इस धरती का कि स्थानीय लोग इसका सेवा बहुत कम कर पाए हैं। बाहर के लोग ही आकर के इस धरती के विधायक बने हैं अधिकांश। ये दुर्भाग्य है। यही कारण है कि यहाँ के लोग 5 साल के बाद अपने विधायक को गलियाने लगते हैं, फिर उनको स्थानीय लोगों को ढूंढने लगते हैं, और जब भी वो स्थानीय लोगों को चुने हैं तो ठगे भी गए हैं। बिल्कुल, उसको उतनी ही तेजी से हटाए भी हैं, रिप्लेस भी किए। एक बार के बाद मौका कम मिला है लोगों को। तो इसका एक कारण है कि यहाँ के लोग क्रांतिकारी हैं। ये संत पदारथ की धरती है, स्वर्गीय रामनरेश बाबू की धरती है, स्वर्गीय वीरेंद्र बाबू की कर्म भूमि रही है ये। तो यहाँ पे ये प्रयोग धर्मी जगह है, और लोग प्रयोग करते रहे हैं। इस बार का जो चुनाव होगा, इस बार का चुनाव व्यक्तित्व पे होगा। अब 2020 को थोड़ा चलते हैं, वही विधानसभा। आपने कहा कि कुछ साजिशें हुई, इस वजह से हारे आप। कौन सी गलती आपको लगा चुनाव के बाद कि ये गलती नहीं होता तो शायद विधायक होते आप 2020 के बाद? अमीषा पटेल जी का मेरे रिश्तेदारों के द्वारा लाया जाना, और उसके बाद बेवजह विवाद होना, उस विवाद को सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा वो सारा काम छोड़ करके लग गए उसको वायरल करने में। तो जो फ्लोटिंग वोटर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसके कारण हमारा चुनाव एकदम जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं। अमीषा पटेल आरोप लगाती हैं कि आप उनकी हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं, उनको जबरन रोक रहे थे यहाँ पर। ये तमाम आरोप आप पर लगाती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह जी यहाँ के मॉल का उद्घाटन करने आई थी, और उन पर भीड़, मतलब प्रशंसक फूल बरसाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे प्रशंसक है आज के, उन पे लोग पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। जो बेचारा शोरूम वाला बुलाया था उनको, उसको शटर गिराना पड़ा, उसका शीशा टूटना शुरू हो गया। अमीषा पटेल, ये सॉरी, अक्षरा सिंह पे पत्थर बरसने लगा। और उस दिन भी अगर मैं नहीं होता तो अक्षरा सिंह निकल नहीं पाती, घायल होकर निकलती। अक्षरा सिंह को दौड़ करके मेरी गाड़ी में बैठना पड़ा। मेरी गाड़ी में दुबक कर डरी हुई बैठी हुई थी। फिर ले जाकर के उनको एक रिसोर्ट में जाके छोड़ा, जहाँ से सुरक्षित हो अपने घर गई। तो जब अक्षरा सिंह के आने पे इतना भीड़ हो रहा था, तो अमीषा पटेल तो अमीषा पटेल को आपने नहीं बुलाया था? मैंने नहीं बुलाया था, मेरे रिश्तेदार बुलाए थे। उन्होंने मुझसे कंसेंट भी नहीं लिया था, मैं आने नहीं देता। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि लोगों ने कभी देखा नहीं है कलाकारों को।
तो उनके प्रशंसकों का भारी भीड़ जुट गया और वहां पे बकरुआ मोड़ जो चौराहा है वो 1-1 किलोमीटर तक जाम हो गया। लगभग 40,000 लोग इकट्ठा थे जो सभी दल के थे। लोग हंगामा करने लगे, चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। वो डर से बाहर निकल नहीं पा रही है। एक बार वो जब अपना पैनोरमिक जो ग्लास होता है उसको खोल करके बाहर निकले, किसी ने उनको छूने की कोशिश की, वो डर गई। बड़ी कलाकार थी, उनको ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि लोग इस तरह हंगामा करेंगे। उनको लगा कि मैंने उनको सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं चूक करी है, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने उनको बुलाया मेरे रिश्तेदारों ने था। सुरक्षा की जवाबदेही प्रशासन की थी। प्रशासन को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी भीड़ होगी। उस समय लगभग 100 की संख्या में जवान भी तैनात थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि जवान लोग किनारे खड़ा हो गए थक के। गाड़ी को लोग धक्का दे देकर के हिलाए जा रहे थे। वो काफी डर गई, 4 घंटे तक वो भीड़ में फंस गई। उसके बाद उनका उग्र होना स्वाभाविक था, वो हुई। उनके मन में परसेप्शन खराब बना। उसके लिए मुझे आज भी खेद है ओबरा वालों की तरफ से, मैं खेद प्रकट करता हूं। और उसके बाद उन्होंने गुस्से में जिस तरह से भी बयान दिया, एक ऑडियो आता है, बाद में वीडियो आता है, हाँ, 2 तरह का आता है। हाँ, इसमें एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, अब सांसद कहिए उनको, निर्दलीय के तौर, उनका भी हाथ था क्या, आप मानते हैं? पप्पू यादव का हाथ था इसमें? देखिए, अब पुरानी चीजों को कुरेदने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, और विवाद में हमको जाना नहीं है। विवाद से मैंने हमेशा दूरी बना के रखी है। हमको सकारात्मक काम में लगना है। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक लोगों का काम होता है। आप उनको गाली दें, हम उनको गाली दें, इसलिए हम इसमें किसी की गलती नहीं मानते। हम इसको मान लेते हैं कि कहीं न कहीं व्यवस्था में चूक हुई थी और जिसके कारण वो असहज हुई। लेकिन ये तो माने प्रकाश चंद्रा चुनौती बन गए थे क्या बड़े बड़े नेताओं के लिए, चाहे वो पप्पू यादव हों या और भी तमाम लोग, ओबरा में खास करके किसी तरीके से उनको डैमेज की जाए, तभी तो ये वीडियो आया। आदरणीय पप्पू यादव जी मेरे बड़े भाई समान हैं, बड़े नेता हैं। मैं उनसे अपना मुकाबला नहीं कर सकता और किसी के लिए मैं चुनौती नहीं हूँ। वो राजनीति के लिए राजनीति में आए हैं और मैं समाज को के लोगों के बीच प्रेम बांटने के लिए राजनीति में आया हूँ। मैं लोगों के लिए समस्या नहीं बनना चाहता, मैं उनकी समस्याओं का समाधान बनना चाहता हूँ। मैं औरों से अलग हट करके अलग नजरिए से अपने लोगों को देखता हूँ। मैं उनके बीच वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसे मैं बचपन में इन गलियों में रहा था। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं लाना चाहते हैं आप। सवाल यही है, राजद से ऑफर आया अभी आपको बीच में? लोकसभा चुनाव गुजरे हैं 24 में, कुछ आया कि लोकसभा चुनाव मुझे लड़िए? कई बार ऑफर मिले हैं, मैंने हमेशा से शालीनता के साथ मना किया है, क्योंकि मैंने फिर आपको वही बात मैं बोलूंगा कि मैं एक कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। वैश्य समाज जो अभी भी राजनीतिक रूप से काफी पीछे है और खासकर इस जिले में बहुत पीछे है, तो हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि मेरे किसी भी काम से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम नहीं चाहेंगे कि हम बार बार इधर से उधर जा करके हम उनकी छवि को खराब करें। हम चाहते हैं कि मजबूती से, दृढ़ता के साथ, हम चाहे जिसके साथ भी हैं उनके साथ ईमानदारी से रहें। अब कर्तव्य हमारे नेताओं का है कि वो हमारे साथ कितनी ईमानदारी के साथ मेरे लिए काम करते हैं, हमसे कितनी ईमानदारी से हमारा प्रयोग कर पाते हैं, हमसे काम ले पाते हैं, ये हमारे नेताओं का दायित्व बनता है। विधानसभा चुनाव के दौरान अक्सर एक ऑडियो वीडियो के तौर पे सामने आता है और एक साफ छवि बनाया जाता है कि प्रकाश चंद्रा एक जाति विशेष भूमिहार समाज के विरोधी। वाकई में है? आपको मैं कौन है ये छवि आपको बना रहा है? बता देता हूँ। जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में था तो मेरे बारे में राजद में बोला जाता था कि ये यादव विरोधी है, और राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता ने ये बात कहा था राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे बड़े नेता से कि हमारे लोगों को ही तंग करता है। तो मैंने कहा था उस समय कि अगर कोई आके मेरे से झगड़ा करेगा और मैं उसका प्रतिकार करता हूँ, विरोध करता हूँ, तो विरोधी की जाति तो होती नहीं है, जो लड़ेगा हम उसी से लड़ेंगे। यादवों की आबादी तो यहाँ बहुत ज्यादा है और यादव मेरे फैन है। अगर मैं होता ऋषि जी की जगह पे आरजेडी से, तो तूफान होता, बवंडर होता। वो तो हमारे वोट काटने के बाद 41,000 वोट से जीते। मेरे सामने डायरेक्ट जदयू का कैंडिडेट होता और मैं अगर राष्ट्रीय जनता दल से होता तो 50,000 वोट से चुनाव जीतता। राजद के लोगों के बीच में तूफान आ जाता, क्योंकि उनको पता है कि आदमी जमीन पे रहने वाला है, मेरे काम आने वाला है, हमारे दुख सुख में साथ आने वाला है, वो जीतने के बाद भाग नहीं जाने वाला है।
ये हमारे साथ रहने वाला है, विश्राम करने वाला ये व्यक्ति नहीं है। जो हार कर नहीं सोया और जीत के कहाँ सोता है। फिर तो जिम्मेवारी और खुद को प्रूव करने में पूरी शक्ति में लगा दिया होता है। उस समय मेरे बारे में ये परसेप्शन बनाया जाता था कि ये राजद में होकर भी यादों को ही कमजोर करता है, जबकि सच्चाई यह था कि जिन लोगों ने भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया मैंने उनका प्रतिकार किया। उनकी कोई जाति नहीं थी। और वैसे भी कोई व्यक्ति जिनकी मानसिकता गड़बड़ हो तो उनकी कोई जाति वाति नहीं होती, वो अपने समाज के लोगों को भी दुख पहुंचाते हैं। अब रहा भूमिहारों के बारे में। भूमिहार समाज के लोगों में जो मेरा आज के डेट में भी पैठ है वो किसी भूमिहार का नहीं है। आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ दावे के साथ कि 90% भूमिहारों का वोट हमको मिलेगा, या कोई कितना भी कुछ वायरल कर ले। अब किन्हीं का जमीन विवाद था पिछली बार, मैंने किसी एक पक्ष की मदद कर दी तो हो गया ये भूमिहार विरोधी। और भाई आप पूरे भूमिहार का थोड़ी रिप्रेजेंट करते हैं। और जिन लोगों ने आरोप लगाया कि इन्होंने भूमिहार की जमीन कब्जा कर ली, वो बता सकते हैं क्या कि 10-20 भूमिहार के लड़कियों की शादी करा दी जो गरीब थे, 10-20 भूमिहार युवा जो बीमारी से हॉस्पिटल में तड़प रहे थे उनका इलाज करा दिए, वो बता सकते हैं क्या? तो आप भूमिहार के रमनुमा कैसे हो गए? और हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि नाम लेना गलत हो जाएगा। अगर हम नाम लेंगे तो उन लोगों को ठेस पहुंचेगा कि आप हमको हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं हजारों भूमिहार समाज के लोगों को न सिर्फ पैरवी किया हूँ, न सिर्फ मदद किया हूँ, बल्कि उनके साथ खड़ा रहा हूँ, उनके सम्मान में खड़ा रहा हूँ। और यथासंभव जो मेरी शक्ति है मैं अपने पुरुषार्थ के साथ उनकी सेवा किया हूँ। मैं और बदले में उन्होंने मुझे जो सम्मान दिया है उसको मैं यहाँ दिल में छुपा करके रखा है। जब जरूरत आएगा मैं उनके सामने उड़ेल दूंगा। भूमिहार समाज ने जो मुझे इज्जत बख्शी है, या सभी समाज ने भी, यादव समाज ने भी जो मुझे इज्जत दी है, वो यादव नेताओं को भी के लिए भी संभव नहीं है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र का छवि बाहुबली के तौर पर सामने आ जा रहा है। कहते हैं कि बॉडीगार्ड रखे हुए हैं। इतने बॉडीगार्ड की जरूरत प्रकाश चंद्र को क्यों है? किसी धमकी मिली आपको कभी? नहीं, मेरा आपराधिक गिरोहों के साथ भी मैं ही लड़ता हूँ। यहाँ कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें मैंने लोगों को, व्यवसायियों का भी कोई जाति नहीं होता, व्यवसायी राजपूत भी कर रहे हैं, व्यवसायी भूमिहार भी है, व्यवसायी यादव भी है, मैंने उनको संरक्षित किया है। मैंने उनको बचाव किया है उन अपराधी गिरोहों से। और उसके कारण चूंकि मेरी प्रवृत्ति है उनका विरोध करना जो गलत करते हैं। राजनीति में लोग क्या करते हैं, राजनीति में लोग बड़ा संजीवित काम करते हैं। आप उधर से आए, अच्छा आपका ये मामला, हम देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। कोई आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि गलत और सही के बीच लकीर खींच देता हूँ। चुनाव के मात्र 2.5 महीने बचे हैं, बावजूद उसके मेरे पास आज आपके पास आने के पहले मैंने कम से कम 20 लोगों के मामले का निपटारा किया है। और गलत को मैं गलत बोलता हूँ, पंचायती भी करता हूँ, तो सही को मैं सही बोलता हूँ। परवाह नहीं करता कि मुझे वोट देंगे अथवा नहीं देंगे। ये भी परवाह नहीं करता कि जो नाराज हो रहे हैं वो मेरे कोर वोटर हैं, और जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो किसी अन्य पार्टी के कोर वोटर हैं। लेकिन मैं सबसे पहले वही काम करता हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म इन कामों के लिए नहीं हुआ है कि मैं जाति पाति और दलीय आधार पर लोगों के साथ भेद करूं, और मैं उनके काम निष्पक्षता के साथ करता हूं। तो जब आप निडरता के साथ काम करते हैं। खतरा रहा आपको? किसी ने धमकी उमकी दी आपको क्या कभी? बॉडीगार्ड रखने का कारण कुछ तो समझ आएगा। धमकी कमजोर लोगों को दिया जाता है। धमकी सहने वाले हम नहीं है कि धमकी से हम डर जाएंगे। बॉडीगार्ड रखना, अंगरक्षक रखना क्या बुरा है? औरंगाबाद के एसपी अंगरक्षक लेके चल रहे हैं, इसका मतलब कमजोर है? मुख्यमंत्री जी के पास अंगरक्षक है तो कमजोर है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास अगर अंगरक्षक है तो कमजोर है? चिराग पासवान जी को जेड+ सुरक्षा मिला हो तो कमजोर है? तो आप अपनी सुरक्षा के लिए अगर अंगरक्षक रखते हैं तो इसमें बुरा क्या? सुरक्षा के लिए है, डराने धमकाने के लिए नहीं है। अंगरक्षक डराने के लिए होता है। आपको, मेरे पास जो भी लोग हैं वो रिटायर्ड फौजी हैं, और वो लोग हैं जो देश की सेवा करके लौटे हैं। वो लोग हैं सिख रेजिमेंट का, जो लोग सियाचिन ग्लेशियर में रहे, जो नॉर्थ ईस्ट में इनके जूतों में केचुआ और जोक घुस जाता था, वो लोग हैं। ये लोग संघर्ष करके आए हैं, और ये अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जो हमारे अग्निवीर हैं, बाद में 25% लोगों को हम एकोमोडेट करेंगे विभिन्न सरकारी संस्थानों में, और बाकी लोग अंगरक्षक के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे लोग जहाँ काम करेंगे वो प्रशिक्षित होंगे, उनको काम भी आराम से मिल जाएगा। हम तो प्रधानमंत्री जी के विजन को सपोर्ट करते हैं। हम कोई निजी सेना तो बनाए नहीं। मेरे पास जो अंगरक्षक हैं वो सिख रेजिमेंट के रिटायर्ड लोग हैं, बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड लोग हैं, जाट रेजिमेंट के रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड अनुशासित फौजी हैं। वो फौजी हैं जिनको देख करके हम खड़ा होते हैं। वो फौजी हैं जिनको हम सैल्यूट करते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे। ये वो फौजी हैं जो देश के लिए
बॉर्डर पे जाते हैं और तिरंगे में लिपट करके आते हैं, ये वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको तिरंगा को अभी भी बार बार सैल्यूट करने का मौका मिला है। शहादत नहीं हुई उनकी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ही कोई अपराधी हो गए। 2024 में चलते हैं थोड़ा सा। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने टिकट दिया, सामने थे राजा राम सिंह और पवन सिंह। आपको लग रहा है गलत फैसला था? सभी लोग जिस तरीके से पवन सिंह के सपोर्ट में चले गए थे, उपेंद्र कुशवाहा की जगह अगर पवन सिंह को मिलता तो एनडीए जीत सकती थी। यहाँ पर क्या कहेंगे? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने कुशवाहा समाज के बड़े नेता भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। एनडीए के घटक के एक प्रमुख साथी भी हैं। दावा उनका बिल्कुल सही था, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि मेरिट हार जाता है कभी कभी जातीयता के सामने। इसको कम करने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पवन सिंह जी क्यों नहीं चुनाव क्यों लड़े। पवन सिंह जी या कोई भी व्यक्ति, पवन सिंह का एक फोटो वायरल हुआ था आपके साथ में, आपके पास आए थे वो मदद मांगने। पवन सिंह जी एक बड़े कलाकार हैं, कलाकार थे और हैं भी, बिहार के लाल भी हैं। वो मेरे पास आए थे, तो अगर पवन सिंह जी क्या, अगर खेसारी लाल यादव जी भी अभी भी आएंगे तो हम तो उनका स्वागत ही करेंगे ना। चुनाव से रिलेटेड आए थे? नहीं, चुनाव से रिलेटेड नहीं आए थे। उनको कोई उनके ही सहयोगी लेकर के मेरे पास आए थे। वो आए, मेरा पैर छुए, हमसे मदद मांगे। मैंने उनको स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आपको टिकट हमारे घटक दल के कोई दे देते हैं एनडीए के साथी, तो मैं आपके साथ होऊंगा, वरना नहीं होऊंगा। फिर भी उन्होंने विनम्रता के साथ मुझे कहा कि ठीक है भैया, आपका आशीर्वाद, वोट मिले चाहे नहीं मिले, आशीर्वाद मिलना चाहिए। ऐसे बोल को चले गए। तो जैसे कोई भी प्रत्याशी करता है वो उन्होंने भी किया। और देखिए, मिलना जुलना पाप नहीं है। आप राजनीति में इसलिए नहीं है कि आप छुआछूत के शिकार हो। अगर छुआछूत का शिकार होना होगा तो मैं राजनीति छोड़ करके जो मैं करता हूँ व्यवसाय वो मैं करूंगा। मैं इसके लिए नहीं आया हूँ कि मैं भयभीत होकर के लोगों के सामने खड़ा हूँ। राजनीति में मैंने हमेशा किसी पार्टी के झंडे के तले काम करना स्वीकार किया है, लेकिन दलीय सीमाओं के अंदर बंद करके दूसरे दल के साथ बातचीत न कर, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। राजनीति मुझे असहज बनाने के लिए मैंने राजनीति को नहीं चुना है। मैंने राजनीति को बहुत सहजता से चुना है और राजनीति को भी मुझे सहजता से चुनना होगा। जिस तरह मैंने राजनीति को समझा है, राजनीतिकों को भी मुझे समझना होगा। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं जिस दल का हूँ उसके साथ हूँ, लेकिन बावजूद उसके अगर ऋषि जी मेरे सामने आएंगे तो आपका मैं इंटरव्यू छोड़ करके भी मैं खड़ा हो जाऊंगा और उनका स्वागत करूंगा। हमारे पूर्व विधायक अगर आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी भी आ जाएंगे, मैं उनका बड़ा भाई होने के नाते सबसे पहले मैं खड़ा होकर के अभिवादन करूंगा। मैं आपके इंटरव्यू को भूल जाऊंगा। यह हमारा कर्तव्य बनता है। हम सबसे पहले भारतीय हैं। हम अपनी संस्कृति को भूल करके दलीय संस्कृति को अपनाने लगे। दल में हम इसलिए आए थे कि हमारा सामाजिक दायरा बढ़ेगा, इसलिए नहीं आए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है तो हम उनके साथ अछूतों का भेदभाव करें। जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में भी था, मेरा उतना ही मधुर संबंध बीजेपी के भी लोगों से हुआ करता था, उतना ही मधुर संबंध एनडीए के लोगों से हुआ करता था। मैंने जो कुछ देर पहले नाम लिया संजय पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी के पसंद रहे, जदयू के सबसे पुराने नेता रहे, हमारे मित्र हैं। मेरे चुनाव में मैंने उनको एक बार भी नहीं कहा कि पटेल जी आप मेरे साथ आइए। मैं जानता हूं कि उनकी दलीय प्रतिबद्धता जदयू के साथ है और उनको वहीं रहना चाहिए। आप उतना छोड़ दीजिए। कुमार राजेश स्वराज पार्टी के नेता, सोम प्रकाश जी के सहयोगी, वो हमारे दामाद लगते हैं। मेरे अपनी भतीजी से उनकी शादी हुई। आप, ये मैं बोल रहा हूं, आप इसको सोम प्रकाश जी से पुष्टि कर सकते हैं। मैं उनको एक बार भी नहीं कहा कि आप मुझे वोट दीजिए। मैंने उनकी पत्नी जो मेरी भतीजी लगती उसको भी नहीं कहा। और चुनाव के दौरान जब वो मिले तो मैंने उनको कहा कि राजेश जी आपको वहीं रहना चाहिए जहां आप हैं। हमारी मित्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, पार्टी भी नहीं और अपने रिश्तेदार भी नहीं। अगर आप उनको छोड़ के मेरे साथ आएंगे, लोग आपको गद्दार बोलेंगे। आपको उनके साथ ही रहना चाहिए। समीकरण की ही चर्चा है। आपने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा यहाँ से रहे हैं, 5 पार्टी है एनडीए में, समीकरण बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी दावा ठोक रहे हैं ओबरा से। ऐसी स्थिति में अगर पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिल जाए, उनकी पार्टी जिस प्रकार पलटेंगे कि नहीं प्रकाश जिसके पास जिस तरह से मृत्यु अटल है, वैसे ही उतना ही अटल है मेरा यहाँ से चुनाव लड़ना। मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। मैं ओबरा टिकट चला जाएगा दूसरे में, तब मैं आपको क्या बोला, टिकट एनडीए में ही किसी में जाए, आप जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। आपको मैं बता रहा हूँ, टिकट जो है ना, चुनाव लड़ने की पहली अर्हता नहीं होती। चुनाव लड़ने की पहली अर्हता होती है आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। उन अर्हताओं को मैं पूरा करता हूँ। प्रकाश चंद्रा ओबरा का
प्रकाश चंद्रा ओबरा के लिए ओबरा से चुनाव लड़ेगा, ये तय है। किसी दल से अब नहीं, चिराग के इसको साथ ही रहेंगे। किसी कोई टाल नहीं सकता। मैं चुनाव यहाँ से लड़ूंगा, दल के बारे में मुझे नहीं पता, मैं चुनाव यहाँ से लड़ूंगा। राजद ऑफर दे देगी तो चले जाएंगे? नहीं, इसी चुनाव तो नहीं, लड़ना है। नहीं, चुनाव में हाँ। लड़ूंगा। राजद क्यों ऑफर देगी? लोजपा यहाँ पे रनर है, लोजपा 41,000 वोट लाई है, लोजपा का दावा बनता है, राजद क्यों ऑफर देगी? लोजपा से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव ओबरा से लड़ेंगे। और हमारे नेता भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका नाम चिराग पासवान है। लोग उनके साथ धोखा करते हैं, वो किसी के साथ धोखा नहीं करते। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा की चर्चा हम कर रहे थे, कैसे शुरुआत हुई इसकी, क्या सोचता है इसके पीछे? हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा अपने आप बना है, ये इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका कोई फिनांसर नहीं है, आज तक इसमें 1 रुपया चंदा नहीं लिया जाता है। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा की कोई सोच भी नहीं है। हम लोग काम करते थे, लोग जुड़ते थे। हम लोगों ने एक बात सोचा है कि जो बच्चे जिनके अंदर विकृति आ रही है, अपराध की तरफ जा रहे हैं, जो शराब पीने लग रहे हैं, जो बीएस पीने लग रहे हैं, जो सिगरेट पीने लग रहे हैं, जो दिन भर बाइक लेकर के आवारागर्दी करते हैं, तो ऐसे लोगों को रचनात्मक कार्य में लगाया जाए। तो वो कार्य क्या हो सकता है? तो हम खुद न प्रतिनिधित्व करके उनको प्रतिनिधि बना करके भेजे, गांव-गांव आप जाइए, उनके यहाँ डेथ हो गया है, आप उनका समाचार पूछिए, उनके यहाँ जो श्राद्ध का सारा सामान है, जो श्राद्ध में हम लोग प्रयोग करते हैं 12वें दिन, वो सारा सामान पहुंचाइए। किसी के आग लगी हो गई है, आप उनके यहाँ जाइए, आप उनको देख करके आइए। और फिर उन लोगों का फोटो को हम लोग सोशल मीडिया पर डालते थे, आप लोगों के द्वारा भी उनको प्रचारित करते थे। इन लड़कों को लगने लगा कि हम पब्लिक फिगर बनने लगे और उनको महसूस होने लगा। जिस गांव में जो घटना घटे, 5 लड़के हमको फोन करते थे, यहाँ से 5 लड़के गए, वहां के 5 लड़के हो गए, मिल करके उसको दिए, उनका फोटो आया, पेपर में छपा। वो लोग प्रेरित होने लगे रचनात्मक कार्यों की तरफ। ऐसे करते 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 हम लोगों के बीच जुड़ने लगे बच्चे। जब जिस समय हम लोगों ने ये नाम दिया था, उस समय हमारे पास मात्र 100-150 लोग थे, मात्र 100-150 लड़के थे। तो मेरा ही एक साथी सनोज यादव, तो बोला कि टीम प्रकाश चंद्रा नाम रखिए। और अभी भी जैसे कुछ दिन पहले हमारे एक सहयोगी ने कहा कि फलाना व्यक्ति बोलबम भेज रहा है, फलाना व्यक्ति अयोध्या भेज रहा है, आप भी भेजिए। हम देख के काम नहीं करेंगे, यहाँ से जब नॉक होगा तब काम करेंगे, और वही काम करेंगे जो हमारे दिल को अच्छा लगेगा। सिर्फ प्रसिद्धि के लिए कोई काम नहीं करेंगे, और नकल तो करना आता ही नहीं मुझे। तो मैंने मना कर दिया, बोले कि नहीं, टीम अभी नाम नहीं रहेगा। तो इसी बीच में आगे हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा कर दिया। तो मैंने हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा उसका नाम रखा, उसके बैनर तले हम लोग काम करने लगे। आज उसका आलम है 30,000 से ज्यादा युवा है पूरे जिले में, जिसमें से 22,000 के आसपास युवा है सिर्फ ओबरा विधानसभा। 22,000 से ज्यादा कोविड के ऑन रिकॉर्ड नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर के साथ, और एक मैसेज पे लोगों को चार्ज लगता है वगैरह देते हैं आप कुछ लोगों की? भाई युवा हैं तो खर्च होगा उनका। युवाओं को आप लालची नहीं बना सकते, और यही तो प्रयोग करना था मुझे। बाकी दल के लोगों को साधन संसाधन देना होता है भीड़ जुटाने के लिए, और मैं कोई भी कार्यक्रम करता हूँ, आप देखेंगे मैं क्षेत्र का दौरा नहीं करता। मैं क्षेत्र का दौरा रोज करता हूँ, लेकिन रैली के लिए नहीं करता। अभी चिराग जी की आरा में रैली थी, इसके पहले आशीर्वाद यात्रा हुआ। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मेरे नेता हमसे नाराज हो गए, क्योंकि उनको दाऊदनगर से औरंगाबाद पहुंचने में 9 घंटा लगा था। 14 जगह उनको उतरना पड़ा था, वो नाराज हो गए। मैंने उनको कहा, सर लोग भीड़ के लिए तरसते हैं, आपके लिए भीड़ आ रही है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? गो में उनकी सभा थी, वैसे ही उनको रोका जाने लगा, वहां भी हमको नाराज हो गए थे। ओबरा में ओबरा महोत्सव था, लोगों ने उनको कह दिया कि 12 बजे रात तक में कोई मिलेगा नहीं, वहां हम पे नाराज हो गए कि आप इतनी रात में हमको जबरन ले जा रहे हैं। हमारे सर आप चलिए तो एक बार। जब वहां वो पहुंचे तो 10,000 की भीड़ थी, वो गदगद हो गए। और उसके बाद वो सिर्फ ये वहां पे संबोधन नहीं किए, उसके बाद बैठ के कार्यक्रम को देखे। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है। आप घर पर अपने प्रतिष्ठान में स्टाफ भी रखते होंगे ना अपने, तो वो भी 8 घंटे ड्यूटी करते होंगे पैसा लेकर के, छुट्टी मारते होंगे। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के लोग सोते नहीं है, 12 बजे रात में भी जग करके, जमुहार के मेडिकल कॉलेज हो या पीएचसी हो, पटना का पीएमसीएच हो या फिर औरंगाबाद का सदर अस्पताल, दाऊदनगर का मंडल या किसी निजी क्लिनिक, ब्लड देते हैं। मैंने लगभग आज तक 2,500 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। यह हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा का डेडिकेटेड टीम है, जो अपना रक्त दे करके लोगों की जान बचाते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, आप देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे, हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा का एक एम्बुलेंस जो फ्री में चलता है, एक औरंगाबाद एक दाऊदनगर में। उसी तरह हमारे जो युवा हैं, कहीं भी किसी को जरूरत पड़ता है, कोई भी आपदा आता है, वहाँ पे जाके खड़े रहते हैं।
ये सब चीज़ आप पैसे से नहीं करा सकते, आप पेड स्टाफ से नहीं करा सकते हैं। ये सारे डेडिकेटेड लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो प्रेरित हैं हमारी रचनात्मक कार्यों से, हमारे सकारात्मक कार्यों से, और वो लोग जाकर के लोगों की सेवा करते हैं, उनको मजा आने लगा है लोगों को, और ये कारवां बढ़ता जाएगा। आप देख लीजिएगा, इसमें इसकी संख्या मात्र 2 साल में दोगुनी हो जाएगी पूरे जिले में। अब थोड़ा सा ले लेते हैं, चुनाव है कुछ महीनों बाद, NH 139 चौड़ीकरण सरकार में है आप, और इसको लेकर के तमाम आपके क्षेत्र के लोग ज़्यादातर इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। सरकार ने, आपके केंद्रीय मंत्री ने घोषणा तक कर दिया पैसे की, अब नहीं बन रहा है। क्या लग रहा है प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आएगा, एक चैलेंज है NDA प्रत्याशियों के लिए? नहीं, आपको मैं बताता हूँ, स्थानीय नेताओं का ये फेलियर है। एक तरफ मैं देखता हूँ, मैं आ रहा था अभी बेगूसराय से, वहाँ पे मोकामा का जो टाल इलाका है ना, उसको होकर के भी 4 लेन सड़क गुजरी है। पुरानी सड़क से अलग एक अलग अलाइनमेंट बनाया गया। ऐसा अलाइनमेंट आपको नॉर्थ बिहार के कई जिलों में दिखेगा, क्योंकि वहाँ के नेता मजबूत हैं और उन नेताओं ने अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी। माननीय मुख्यमंत्री जो पूरे बिहार का नेता है, उनके संज्ञान में सब कुछ नहीं आ सकता है, आपको जा करके करवाना पड़ेगा काम। मैं एक दिन बात कर रहा था कि यहाँ पे 6 लोग महागठबंधन से विधायक हैं और 6 लोग मिल करके तब भी नहीं ये काम करा पाए, जब तेजस्वी यादव जी यहाँ के पथ निर्माण मंत्री भी हुआ करते थे। 17 महीने की सरकार थी। अगर 6 लोग अपने क्षेत्र के लिए लड़ जाते कि यहाँ के लोगों को दिक्कत होता आने के लिए, क्या माननीय उप मुख्यमंत्री इस काम को नहीं करते? आपने उनके संज्ञान में नहीं दिया होगा, आपने उतनी मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी होगी। लोग गणेश परिक्रमा के चक्कर में रह जाते हैं, अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में रह जाते हैं, इस बात से डरते हैं कि मेरा नेता बुरा ना मान जाए। मैं तो ये सोच करके चुनाव लड़ता हूं कि ये मेरा आखिरी चुनाव। मैं कोई काम कराने अगर किसी के पास जाता, आप चिराग पासवान जी से इंटरव्यू लीजिएगा, उनसे भी पूछिएगा, मैं उनके पास भी अगर कोई बात रखता हूँ तो ये सोच करके रखता हूँ कि नाराज हो जाएंगे तो हो जाएंगे, मेरा आखिरी दिन है, यही करेंगे ना, दल से निष्कासित कर देंगे, लेकिन हम जिसकी बात है उस तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। और यही कारण है कि प्रकाश चंद्रा औरों से अलग दिखता है, भीड़ का हिस्सा नहीं है। NH 139 का चौड़ीकरण इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये नहर के किनारे किनारे भी बना हुआ है। बहुत सघन आबादी है ओबरा में, अरवल में और भी जगहों पे, महाबलीपुर के बहुत जगह पे, जहाँ पे तोड़फोड़ मुश्किल है। हमको लगता है आपको एक अलग अलाइनमेंट ले जाना चाहिए, और अलग अलाइनमेंट ले जाकर के सोन के किनारे ही, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा रिवर फ्रंट बनाया, उससे बख्तियारपुर तक को जोड़ दिया। अब योजना हो रही है और आगे तक ले जाने के लिए, तो गंगा के किनारे जो दियारे की भूमि थी उसका प्रयोग किया गया। अब वो क्षेत्र भी खुशहाल हो गया, वहाँ की जमीनें महंगी हो गई, किसानों को जमीन का मुआवजा मिला, वो भी अमीर हो गए। अब वो अपने बच्चों से रोजगार करा सकेंगे। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, तो आप अवसर दे रहे हैं उनको पैसा देकर के काम करने के लिए। क्या सोन के दियारा जो क्षेत्र है, सोन के किनारे किनारे एक नया अलाइनमेंट नहीं जा सकता था? आज ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, 6 लेन को 8 लेन तो नहीं किया गया, ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है बनारस से कोलकाता के लिए। कैमूर के पहाड़ी के उस पार के इलाके को भी एक नया सड़क मिल जाएगा, वहां के लोगों को मिल जाएगा, ट्रक वगैरह जो है उनका परिवहन आसान हो जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर से सारी गाड़ियां जल्दी से कोलकाता पहुंच जाएगी। इस रोड पे दबाव, GT रोड पे दबाव कम होगा। इस सोच के साथ जरूरत है। अब 4 लेन का जरूरत नहीं है हमको, इस लेन को 2 लेन रहने दीजिए और अलग से 4 लेन दीजिए ताकि 6 लेन बने। अगर प्रकाश चंद्रा विधायक बना तो इसकी लड़ाई जीवन और मरण के संघर्ष की तरह होगा और देना पड़ेगा। सासाराम में अंतर क्या है? लोग तो आपसे फिर पूछने लग जाएंगे, जब सरकार कह रही है कि हम बगल में आपको दे दिए NH चौड़ीकरण का, तो अब फिर आप कह रहे हैं कि सोन के किनारे ले लीजिए, आपसे पूछेंगे सवाल से। NH 139 के पैरेलल एक 4 लेन बनना चाहिए। वो 4 लेन तब बन सकता है जैसे दाऊद नगर, आप जहाँ बैठे हैं आप कैमरा को घुमा सकते हैं, सड़क के ठीक किनारे नहर है, यहाँ पे चौड़ीकरण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा बहुत जगह ये स्थिति आएगी। तो सोन के उस पार से अगर हम लोग सड़क बनाते हैं, मतलब नहर के उस पार और सोन के किनारे, तो ये तो जो सड़क बनेगा, मतलब रोहतास औरंगाबाद का बीच का जो नहीं, रोहतास औरंगाबाद कहाँ आप जा रहे हैं? सोन की बात कर रहे हैं? नहीं, आप बारून से एक नया अलाइनमेंट आप लीजिए, वो अलाइनमेंट ओबरा तक आएगा, ओबरा के बाद दाऊद नगर में उस सोन के किनारे से हो जाएगा, और यहाँ से आप किनारे 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 मरेर लेते हुए पटना चले जाइए, लोगों को एक नया 4 लेन मिल जाएगा। या आप एक नया अलाइनमेंट लाइए जो हंसपुरा और दाऊद नगर के बीच का हो, एक नया 4 लेन आप इधर से निकाल दीजिए, उससे राहत मिलेगी। हाँ, आपको वैकल्पिक मार्ग तलाश करना चाहिए।
मतलब स्थानीय नेताओं की उदासीनता आप मानते हैं इसमें? बिल्कुल, आपको मुख्यमंत्री की तक शोर मचाना चाहिए था। आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, आप उन मुद्दों की बात करते हैं जिससे समाज उद्वेलित हो सके, लेकिन समाज सुकून से सो सके, इस मुद्दे पे की बात क्यों नहीं करते? आप समाज को चाहते हैं कि हमेशा दिग्भ्रमित करके रखें। आप जातीयता की बात करेंगे, आप धार्मिकता की बात करेंगे, आप इसकी बात क्यों नहीं करते, विकास की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि विकास से ज्यादा वोट हमको मिलता है जब समाज को हम उद्वेलित करते हैं। हमारा मानना है कि समाज के लिए सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, बजाय इसके कि आप समाज को सिर्फ उद्वेलित करते रहें, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उन्हें भड़काते रहें। एक सवाल लेंगे, अभी बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर हैं, खूब घूम रहे हैं। उनकी एक बात सामने आई है, उन्होंने दावा किया कि शराबबंदी को लेकर के कहा है कि हमारी सरकार आएगी, शराबबंदी को खत्म कर देंगे। मानते हैं शराबबंदी खत्म होना चाहिए बिहार में? शराबबंदी बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि शराब सब जगह बिक ही रहा है। और दूसरी बात है कि आप सरकार में हैं, आप ऐसा बता रहे हैं, हम सरकार में हैं, फिर भी हम आपको बोल रहे हैं। हाँ। पार्टी लाइन से भी हम अलग बोल रहे हैं, हमको नहीं, पार्टी लाइन भी है, शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि लोगों को साहसिक पहल करना चाहिए। लोग अवैध शराब पी पी करके मर रहे हैं, लोगों का अतड़िया सड़ रहा है, लीवर खराब हो रहा है, बीएस का प्रचलन बढ़ा है। अपनी सरकार में होने के बावजूद मैंने एक रैली निकाली थी, जन जागरूकता रैली, जिसमें 3000 लोग थे। हम लोग प्रखंड मुख्यालय दाऊदनगर से और मंडल मुख्यालय दाऊदनगर तक गए थे। उस समय के तत्कालीन एसडीओ हमको बोले भी कि प्रकाश जी ये ठीक नहीं है। हम बोले भाई, हम जन आंदोलन कर रहे हैं कि बीएस का बिक्री बंद कराइए, युवाओं को बोल रहे हैं कि नशे से दूर रहिए। आप लोगों को जागरूक करिए, आप लोगों को रोकिए, लेकिन शराबबंदी अगर कारगर नहीं हो पा रही है तो हमको लगता है कि सरकार को जिद छोड़ के समीक्षा करना चाहिए। और हम अभी ज्यादा बुरे दौर से गुजरने वाले हैं, क्योंकि लोग इस तरह से नशे के शिकार हो रहे हैं, अवैध नशे के शिकार हो रहे हैं। बीएस वगैरह जिस तरह से बिक रहा है, कभी हम लोग सुने नहीं थे कि बीएस क्या होता है, और अब उसका फुल फॉर्म हम लोग को पता चल गया कि ब्राउन शुगर को बीएस बोलते हैं। और एक डीएम नया नाम सुन रहे थे, यहाँ पे लड़के पकड़े जा रहे हैं, 6 की संख्या में लोग जा रहे हैं। तो हमको लगता है युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हम शराबबंदी हटाना चाहिए। नीतियां जनहित में होती है, हर सरकार के द्वारा समय समय पर नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपके द्वारा बनाई गई हर नीति सफल हो। आपने एक सुखद और बहुत ही अच्छा प्रयोग किया, इतनी अच्छी मानसिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़े सोच के साथ बिहार को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया। अगर वो संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमको इसकी सहजता से समीक्षा करके और फिर कुछ नया प्रयोग करना चाहिए। हमें जनहित में अगर 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो हटना चाहिए। चलिए, कुछ और सवाल है हमारे आपके से। एक सवाल ये, स्थानीय वर्सेज बाहरी का एक मुद्दा सामने आ रहा है, लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा के तौर पर सामने आएगा? नहीं रहेगा। देखिए, जातीयता जो है ना, मार्क्स बोले थे कि जातीयता एक जहर है या अफीम की तरह है। जैसे यहाँ जो लोग अफीम पीने लगे उनको अफीम छूट नहीं रहा है, नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं छूटा। तो जातीयता जो है अफीम है, और उसका स्वाद लोगों के मुंह तक लगा दिया गया। लोग मेरे पास कंप्लेन करने आए हैं, आज भी हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने एक व्यक्ति को डांटा। वो आकर के बोल रहा है कि यादव लोग रास्ता बंद कर दिया। हम बोले यादव मतलब कितना यादव गए थे? 1000? तो बोला कि नहीं, एक आदमी। हम यार उस आदमी का नाम लो ना, यादव लोग रास्ता बंद कर दिया। उसी तरह प्रकाश चंद्रा का अगर एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ तो हो गया यादव विरोधी है, फिर दूसरे से झगड़ा हो गया तो वह भूमिहार विरोधी है। एक वैश्य से मेरा झगड़ा हुआ तो होने लगा कर तो वैश्य का भी नहीं है। अरे भाई, जो व्यक्ति समाज का हो, कैसे किसी यादव, भूमिहार या वैश्य का हो सकता? हम तो समाज के हैं, जो लोग गलती करेंगे उनका प्रतिकार करेंगे। आप गीता पढ़ते हैं, आप लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री कृष्ण भी तो कहते हैं ना कि आप जुल्म का प्रतिकार करिए। तो हम कानून को मानते हुए संविधान के दायरे में लोगों को प्रतिकार करते हैं। अब उसको लोग बोलते हैं कि ये गलत हो गया, इस जाति का उस जाति का। लोग जो कमजोर लोग हैं जाति जाति के नाम लेते हैं। रश्मि रति पढ़िएगा, उसमें है जाति जाति करते हो जिनकी पूंजी केवल जाति। तो वैसे ही है। और क्या था प्रश्न आपका? फिर स्थानीय वर्सेज स्थानीय स्थानीय कोई मुद्दा नहीं। जैसे ही चुनाव का टाइम नजदीक आएगा, बाहर से कोई आएगा तो नहीं, लोग जातीय भावना को ही भड़काएंगे। लेकिन हमको लगता है कि चूंकि इतना बार ठगी जा चुकी है ओबरा की जनता, इस बार परिवर्तन दिखेगा, जातीयता से ऊपर होकर चुनाव। एक सवाल अब जाते जाते, विधानसभा के तौर पे आप हैं, लगातार क्षेत्र में हैं, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं इस क्षेत्र के लिए होगी? पहला तो आपने जो चर्चा किया कि यहाँ पे एक नया 4 लेन बनना चाहिए, इस 2 लेन का चौड़ीकरण करिए और नया 4 लेन बनाइए। पहला तो ये है।
दूसरा है कि दाऊद नगर को जिला बनना चाहिए। दाऊद नगर उसकी अहर्ता रखता है। आपने छोटा सा जगह अरवल जिला बन सकता है, तो दाऊद नगर को भी जिला बनना चाहिए ताकि विकास और तेजी से हो सके, प्रशासनिक कार्य और चुस्ती से हो सके। भूमि विवाद इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इससे रिलेटेड अपराध भी हुआ करता है। अगर जिला बन जाएगा, यहाँ पे व्यवहार न्यायालय बन जाएगा, तो लोगों को जल्दी जल्दी न्याय मिल पाएगा। तो ये भी होना चाहिए। जातीयता की जो गंदी खाई है उसको पाट करके, घृणा को पाट करके हम जातीय घृणा को जरूर कम करेंगे। जातीयता को जब भगवान राम और श्री कृष्ण मिटा न सके तो हम मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन इस घृणा को जरूर पाट पाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और एक ऐसा ओबरा बनाएंगे जिसमें सिर्फ विकास का चर्चा होगा, जिसमें जब कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा फरियाद लेकर के, तो यह नहीं बोलेगा कि ये भूमिहार के द्वारा हमको किया गया, ये जादव के द्वारा किया गया। उस व्यक्ति का नाम बोलेगा। हम इस स्तर पर, इस मानसिक स्तर पर ओबरा को लेके जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी थे। आपके सभी जितने भी दर्शक हैं या श्रोता हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इस संकल्प के साथ कि जब कभी अवसर मिला तो सिर्फ ओबरा ही नहीं, पूरे जिले के बारे में सोचेंगे। तो हमारे साथ में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी थे। साफ तौर पे उन्होंने क्या कुछ क्षेत्र को लेकर के बातें रखी हैं, साफ तौर आप सुन रहे थे। लगातार इस तरीके के अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़।